फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 5 और पार्ट 6 में हम डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नाउ आई नीलिमा मेहता वेलकम्स यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट 6, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, in all there are 14 points factors affecting choice of capital structure, right? अगर एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा हम उसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो it will become very lengthy, so I will try to keep it as short, as specific and to the point as possible. अगर आपको किसी पॉइंट में लग रहा है कि ये मुझे कम समझ में आया, आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, रिप्ले करके देख सकते हैं. यही तो एडवांटेज है यूट्यूब वीडियो से पढ़ने का, राइट? सो आई विल स्टार्ट. उससे पहले व्हेन इट कम्स टू चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या चॉइस है हमारे पास? दैट शुड वी हैव डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट विल बी प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर. तो ये जितने पॉइंट्स है हमें इसमें यही डिस्कस करना है कि वेदर वी शुड इंक्लूड डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर और नॉट. बिफोर वी बिगिन, आप एक नजर डालिए पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 पे, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेट. अगर आपको याद होगा तो हमारी लास्ट वीडियो में, आप लोग प्लीज उसको जाके देखिएगा, राइट? हमारे लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, राइट, then only the debt should be included in the capital structure, and if it is opposite, that is unfavorable financial leverage, ROI is less than cost of debt, then the debt should not be included in capital structure, right? ये दोनों पॉइंट क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम बात यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड है, उसमें कुछ भी नया अलग नहीं है, राइट? So now I will take up the first point, and that is cash flow position. Now remember one thing, business need cash for payment of variety of expenses, like, है ना, अलग अलग खर्चे हैं. पहला, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस. नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में क्या आता है? जो भी, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वेजेस, सैलरीज, स्टेशनरी एक्सेट्रा, राइट, जो नॉर्मल आपके एक्सपेंसेस है. देन बिजनेस नीड्स कैश फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स. टाइम पे हो सकता है हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चेंजेस अपने फिक्स असेट्स में करने पड़े, एज पर द नीड, उसके लिए पैसा चाहिए. तीसरा, वी नीड कैश फॉर मीटिंग द डेट सर्विस कमिटमेंट्स, दैट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल. इंटरेस्ट किस पे पेमेंट करना है? लोन पे. ये 3 तरीके के एक्सपेंसेस है जिसके लिए वी नीड कैश ऑन रेगुलर बेसिस. So before deciding that should we include debt in the capital structure or not, it is very important to consider the current cash flow position or the prospective cash flow position of the company, whether we will be able to meet these expenses. अगर हम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स के लिए पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोन लेने का मतलब है कमिटमेंट टू पे इंटरेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस. आई रिपीट, टेक और इंक्लूड लोन इन कैपिटल स्ट्रक्चर only when you have enough cash flows to make payment of normal business operations, money needed for that, and to invest in fixed assets. अगर ये सिचुएशन नहीं है तो प्लीज डोंट टेक एनी कैश फॉर दैट पर्पस. वो आप चेक कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट जो है हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और उसके बाद आएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो आएगा आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो, राइट? सो सबसे पहले आई विल टेक अप द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. मैं जो है सबसे पहले उस पर ध्यान दूंगी कि व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. देखिए, ये आप जो यहाँ पे येलो पे हाईलाइटेड देख रहे हैं, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट. By calculating this, we are trying to understand how many times the profits of the company are able to cover interest, right?
अगर आपकी ये हायर है, इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो is good, it is higher, then you have the capacity that you can take the risk to meet its interest payment obligations. समझ में आई मेरी बात? आराम से अपनी बात को समझिए. हम कोई भी रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? टू एनालाइज द करंट सिचुएशन, है ना? किसी भी आप लोगों के 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, वहां पे आप बहुत सारी रेशियोज कैलकुलेट करना सीखते हैं. रेशियो कैलकुलेट करने का एक पर्पस ये होता है टू एनालाइज द गिवन सिचुएशन, राइट? अब ये जो रेशियो है, यानी कि ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये कैलकुलेट करके हम ये चेक कर रहे हैं कि लोन पर जो इंटरेस्ट हमको देना है, क्या उसको कवर करने के लिए हमारे पास इनफ प्रॉफिट है. अगर ICR हायर आ रहा है, दैट मीन्स company business is having enough profit to make payment of interest. ऐसी सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, आप आराम से लोन लीजिए क्योंकि आपके पास कैपेसिटी है टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? ये बात है आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की. एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सैंपल पेपर 2024 में ये इस बार इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन आया है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ रेशियो में अप्लाई करना है एंड द आंसर विल बी देयर. नेक्स्ट आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. देखिए, जब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बनाई गई है, कैलकुलेट की गई, तो लग रहा था सब सही है, लेकिन फिर कुछ एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिस रेशियो इज नॉट इनफ, it is not showing the correct financial position of the company. Why? Because a business is not required to pay only interest, but they are also required to make payment of loan, that is repayment of capital. They are also required to make payment of dividend on preference shares. Similarly, EBIT जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट किया है. एक्रूअल बेसिस क्या होता है? आप जो अकाउंटेंसी में करते हो उसमें आप क्या करते हो, अगर इस साल का एक्सपेंस है और उसका पेमेंट नहीं हुआ है तो भी आप उसको डिडक्ट करते हो, और ऐसा कोई इनकम है जो अभी तक आपने कैश में रिसीव नहीं की है उसको भी आप एड ऑन करते हो, उसको भी आप कैलकुलेशन में कंसिडर करते हो. तो ये कह रहे हैं कि हम एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे डिडक्शंस हैं या ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए एक्चुअल कैश पेमेंट, यानी कि एक्चुअल कैश आउटफ्लो इज नॉट टेकिंग प्लेस. ऐसा नहीं हो रहा है. पैसा, हम एक्सपेंस तो चार्ज कर रहे हैं लेकिन पैसा बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा. तो हमें क्या कैलकुलेट करनी चाहिए? हमें कैलकुलेट करनी चाहिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो. क्या कहती है डेट सर्विस कवरेज रेशियो? कि आप लीजिए प्रॉफिट, राइट, इन कैश, प्रॉफिट विच इज अवेलेबल इन कैश, और उसको आप कंपेयर कीजिए ऑल पेमेंट ऑब्लिगेशन से. देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रियल सिचुएशन. यहां तक हमारी बात हुई डेट सर्विस कवरेज रेशियो की. अब आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये इस तरीके से एक फॉर्मूला गिवन है. उसमें सबसे पहला सवाल आता है, व्हाई आर वी टेकिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट? क्योंकि बेटा कंपेयर हमें करना है इक्विटी और लोन में, राइट? इंटरेस्ट का पेमेंट तभी होगा जब हम लोन लेंगे, राइट? तो हमें यहाँ पर यही तो चेक करना है, इसलिए हमें इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करना है, राइट? और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए क्योंकि हम इसमें से डिविडेंड जो कि हमको देना ही देना है वो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके हैं. टैक्स जो कि हमको देना ही देना है वो भी हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं. तो अब हम ऐड बैक कर देंगे वो सारे एक्सपेंसेस जिसके लिए किसी भी तरीके का कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है. वी आर गोइंग टू ऐड डिप्रिसिएशन, interest on loan and any other non-cash expenses for which no
कैश आउटफ्लो इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, एंड उसको डिवाइड करेंगे, एक्चुअली कंपेयर करेंगे सारी पेमेंट ऑब्लिगेशन से, जैसे कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरेस्ट टू बी पेड एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस अगर आपकी कोई है तो। जब हम इस तरीके से रेशो कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, वेदर वी शुड टेक लोन और वी शुड नॉट टेक लोन। सो ऐसा कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, इट विल बी बेटर। Debt service coverage ratio takes care of the deficiencies referred to in interest coverage ratio. The cash profits generated by the operations. एक बात याद रखना, कैश फ्लो एक टॉपिक पढ़ते हैं आप इन अकाउंटेंसी जिसमें आप कैश फ्रॉम ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। जब वो पढ़ें तो आप इसको भी याद रखना। सो यू हैव टू कैलकुलेट द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस एंड कंपेयर टू टोटल कैश पेमेंट्स, वो आपको चेक करना है। और एक बात, higher DSCR indicates better ability to raise loan, यानी कि आपको क्या करना है दोनों ही केस में, higher is the ICR, you are in a good position, take loan. Higher is the DSCR, that is debt service coverage ratio, you are in a good position to take loan. फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जैसा मैंने आपको वीडियो की बिगनिंग में बताया। अब बारी है सिक्स्थ पॉइंट समझने की, दैट इज टैक्स रेट, राइट? So what is this saying? It is saying that interest is a deductible expense, right? And cost of debt actually reduces with the higher tax rate. मतलब the debenture as a source of finance become cheaper if the tax rate is high. कैसे? सबसे पहली बात आपको दिमाग में क्या रखना है कि there is a comparison between debt and equity. डेट के ऊपर पेमेंट होता है इंटरेस्ट, जो कि हमारे टैक्स लायबिलिटी को कम करता है। क्यों? इंटरेस्ट प्रॉफिट को कम करता है, कम प्रॉफिट मतलब कम टैक्स। और इक्विटी के ऊपर पेमेंट होता है डिविडेंड का, और जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस किया जाता है। देखिए, दोनों में कुछ ना कुछ पेमेंट करना है। डेट के केस में इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, इक्विटी के केस में डिविडेंड का पेमेंट करना है। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट करने की वजह से हमारे को टैक्स सेविंग होती है, जबकि डिविडेंड पेमेंट करने की वजह से कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। एक बार छोटे से एग्जांपल से, इमेजिनरी एग्जांपल से इसको चेक कर लेते हैं। एक छोटी सी सिचुएशन ली है हमने, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो कि देर इज वन सिचुएशन जब हमने लोन नहीं लिया है, और एक दूसरी सिचुएशन है जहां पर हमने लोन लिया है, राइट? तो हमें चेक करना है कि टैक्स सेविंग्स कितनी हो रही है। आप देखिए, एक फिक्स्चरी सिचुएशन है, EBIT दोनों ही केस में 1 लाख है। इंटरेस्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर लोन नहीं लिया है, ये 0 होगा, और यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी इंटरेस्ट ले लिया 40,000। ये माइनस करने पर EAIBT, दैट इज अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, राइट? वो जो है हमारा आ रहा है यहाँ पर 1 लाख रुपीज, और यहाँ आ रहा है 60,000 रुपीज, राइट? जब टैक्स चार्ज करेंगे, इफ द रेट इज एट द रेट ऑफ 10%, यहाँ पर टैक्स हो रहा है 10,000 रुपीज। यहाँ पर यानी कि जब हमने लोन लिया है तो टैक्स आ रहा है 6,000 रुपीज। कैसे? 1 लाख का 10% 10,000, 60,000 का 10% 6,000। सो if we are not taking loan, we are paying 10,000 rupees as tax. But if we are taking loan, we are paying 6,000 rupees as tax. There is a saving of 4,000 rupees. Tax rate increase कर लेते हैं. Suppose the tax is 20%. The saving is of rupees 8,000. If you increase the tax rate by 30%, the savings will be 12,000. If you increase the tax rate 40%, the saving will be 16,000. So more is the rate of tax, more will be saving because of payment of interest, right? So this is about tax rate, how it affects the choice of capital structure. Debenture as a source of finance will become cheaper with the higher tax rate. अब हमें डिस्कस करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अभी लास्ट पॉइंट में मैंने आपसे बताया कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा।
अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट ज्यादा है, मोर, देन द रिस्क of the owners of the company will also increase, है ना. डेट इज रिस्कियर, हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं दैट डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल रिस्क. अगर एज एन ओनर आई एम टेकिंग हायर रिस्क, what will I expect? I will expect a higher rate of profit. समझ में आई ये पूरी जो सीक्वेंसिंग है. अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा. अगर एज एन ओनर मेरा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो आई विल एक्सपेक्ट मोर प्रॉफिट ऑन माई कैपिटल. सो हु इज द ओनर हियर? शेयर होल्डर्स. What is the profit called which we are giving to shareholders? Dividend. What is dividend? It is cost of equity. So in nutshell, the cost of equity increases with more loan, that is debentures, in the capital structure. मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को. इस सारी सीक्वेंसिंग को आप पहले से अच्छे से याद रखिएगा, राइट. अब फ्लोटेशन कॉस्ट हम सबको पता है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम डिबेंचर्स की होती है और उससे थोड़ी डिफरेंट होती है व्हेन इट कम्स टू इफ वी आर टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिस्क कंसिडरेशन. हाउ इज रिस्क कंसिडरेशन गोइंग टू अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? ध्यान से समझिएगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस. एक होता है हमारा ऑपरेटिंग रिस्क, जिसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क, जो आपने चैप्टर 1 क्लास 11 में डिस्कस किया है. व्हाट इज बिजनेस रिस्क? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग लॉसेस और इनकरिंग लॉसेस और अर्निंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स. दूसरा होता है फाइनेंशियल रिस्क, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन डिबेंचर, राइट. अगर किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क, डिमांड एंड सप्लाई में चेंज हो जाना, कंपटीशन में दिक्कत आना, या आपके इंश्योरेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, डिप्रिसिएशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, ये सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है. जो नॉर्मल आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, वो सारी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, और उससे रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो आपका बिजनेस रिस्क होता है. अगर आपका बिजनेस रिस्क हाई है, आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे बिजनेस रिस्क बहुत हाई है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री. एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या है कि उनका जो सबसे मेजर ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो होता है फ्यूल, राइट. अगर आपकी फ्लाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है, या जो एक रेशो है उसमें ऑक्यूपाइड नहीं है, देन इट विल बी कॉजिंग लॉस टू यू किसी भी तरीके. तो ये यहाँ पे कहते हैं कि ये बड़ा हाई रिस्क बिजनेस है व्हेन इट कम्स टू एयरलाइन इंडस्ट्री. ऐसे में आपका बिजनेस रिस्क पहले से हाई है, तो विल यू एडवाइज योर ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस टू टेक हायर फाइनेंशियल रिस्क? नो, राइट. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि ऑपरेटिंग रिस्क आपका हाई है तो आपको ज्यादा लोन नहीं लेना है कैपिटल स्ट्रक्चर में. लेकिन आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर एज सच कोई बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क नहीं है. फॉर एग्जांपल, आपके जो नॉर्मल क्लोथिंग बिजनेस होते हैं, या आपका स्टेशनरी बिजनेस होता है, या आपका बर्तन बनाने का बिजनेस होता है, ये सारे बिजनेस में नॉर्मली इनकी डिमांड चलती रहती है, डिमांड एंड सप्लाई इज बैलेंस्ड, तो एज सच कोई बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क नहीं होता. ऐसे केस में आप हायर फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं. इसका मतलब आप हाई लोन ले सकते हैं इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी. अब सिंपल सी बात है, हर बिजनेस की एक लोन टेकिंग कैपेसिटी होती है. अगर आप अपनी सारी लोन टेकिंग कैपेसिटी को जो है लोन लेके यानी कि डेट लेके पूरा कर देंगे, तो जब भी इमरजेंसी होगी और आपको फर्दर फाइनेंस की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, तो वो आपको कहीं से अवेलेबल नहीं हो पाएगा. तो अगर आपका पोटेंशियल ये है कि आप 100 रुपए लोन में ले सकते हैं, तो एडवाइस करेंगे हम आपको कि आप 80 रुपए ही लोन में ले, या
₹85 लोन में ले या आप ₹90 लोन में ले, कभी भी अपनी 100% लोन पोटेंशियल को यूज ना कीजिए. Keep your capital structure to be flexible enough so that whenever there is a need of funds in an emergency, you can arrange finance, right? So ये बात होती है flexibility की. अब आता है कंट्रोल. कंट्रोल का क्या है? आपने एक इक्विटी शेयर्स जब डिस्कस किए थे क्लास 11th में, तो डिस्कस किया होगा डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. व्हाट इज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल? जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो ए और बी ने परचेज किए, दोनों के पास लेट सपोज 50% शेयर्स थे, 50% शेयर्स थे. कंपनी फिर से इक्विटी इशू लेकर आई और अब जो है सी और डी ने भी परचेज कर लिए. अब सबके पास, जहां पहले कंपनी का 1/2 शेयर था, अब सबके पास हो गया कंपनी का 1/4 शेयर. इसको कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. So, if you are planning to include more of equity in the capital structure, you should also consider that it is going to dilute, right? Reduce the control of the existing shareholders. That needs to be taken care of before taking any decision. नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऐसा है कि अगर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइंस है, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. कंपनीज एक्ट में कुछ लिखा है या किसी और लॉ में कुछ लिखा है, आपको फॉलो करना पड़ेगा. इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो समटाइम्स दे ऑल्सो, अगर वो आपको फंड करते हैं तो दे ऑल्सो इंक्लूड certain restrictions. Yeah, they also include certain clauses. So you have to take care of that before taking any decision related to loan and equity. Stock market conditions. देखिए स्टॉक मार्केट की दो तरीके की कंडीशन होती है. एक होती है बुलिश है ना ये, और दूसरी होती है बेयरिश. ठीक है, बेयर किससे रिलेट करते हैं हम? ऑफ कोर्स बेयर हिंदी में कहते हैं भालू, स्लो स्पीड से चलता है, यानी कि स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन. बुलिश की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप. बेयरिश की बात करूं, द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन, राइट? अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, गोइंग डाउन, आप देखिएगा नोबडी वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट? कोई भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है. अगर स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप, तो people would like to invest in equity, not like to invest in debt. So आपको ये बात ध्यान में रखनी है. If the stock market conditions is bullish, you should go for equity. आप फंड रेज कर पाएंगे. If stock market is bearish, you should go for fixed charge bearing securities, that is loan. Next, the capital structure of other companies. ये सिर्फ रेफरल पर्पस के लिए. क्या है? आप जिस इंडस्ट्री में हैं उसके जो आई विल से रिस्क है, राइट, वही, और उसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सबका सिमिलर होता है. मतलब सपोज कीजिए कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो जो आपके रिस्क हैं वही दूसरी किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी होंगे. तो वो लोग कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं. ये इस तरीके से हो गया कि जब भारत का संविधान बना था तो हमने जो है साउथ अफ्रीका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सबके कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. उसको अपने हिसाब से हमने जो है मोल्ड कर लिया था. इसी तरीके से जब when you are deciding the capital structure of your company, you can refer to other companies in the same industry, right? With this, we come to the end of this video. So, bye.